Namaste. Greeting of the day. Indian Institute of Ayurveda Research and Hospital, Rajkot. It's a well-known institute offering quality healthcare service and education. It welcomes you all. As a part of our webinar series, today Ayurvedic experts will be talking on daily tips to improve immunity system. In that, as a first speaker, Dr. Dharmesh Mishra is a associate professor in IIRH and is MD and PhD in Rachana Sharira. And he has more than 10 years experience in the Ayurveda field. He's going to talk on Vadi Pratikara Shakti and Ahara Vihara related to it. Over to you, sir. नमस्कार। थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया आज इस हमारे कॉलेज द्वारा आयोजित ये स्वस्थ राजकोट जो कैंपेन है उसके रिगार्डिंग हम जो वेबिनार सीरीज आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि कॉमन पब्लिक के लिए क्या क्या उपयोगी बातें हैं जो कि वो आसानी के साथ अपने जीवन में ग्रैस्प कर सकते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी इम्यूनिटी को, जो कि आजकल सबसे बड़ा पैंडेमिक कोविड का चला हुआ है, उससे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, बच सकते हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा हो कि हमें वो इन्फेक्शन अगर होता भी है तो इफेक्ट उतना ना हो। इसी सीरीज में मैं आपको सीधे सीधे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि इम्यूनिटी क्या है और आपको क्या खाना चाहिए और आयुष काढ़ा क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी यानी हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स कि हमारे शरीर में ऐसा क्या है कि जो बाहर से आने वाले नुकसान करने वाले जो भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, उसके अगेंस्ट हमारे शरीर लड़ता है, वो हमारे लिए इम्यूनिटी कहलाता है। तो अब इम्यूनिटी कई स्टेप, दो तरह की इम्यूनिटी कही जाती है हमारे शरीर में। उस दो तरह की इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें एक है नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, दूसरी है एक्वायर्ड यानी बाद में हम उसको ग्रहण करते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी ये नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है। मींस जैसे हम अपने आप को, कुछ ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में होता है जो कि किसी भी तरह का, चाहे कोई भी टाइप का बैक्टीरिया हो या किसी भी टाइप का वायरस हो, वो जब हमारे शरीर के अंदर इन्वेट करता है, अंदर आता है, तो ये हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक है। यानी इसके पास एक ऐसा मॉडल है ऑलरेडी, जिस मॉडल के तहत ये उन सभी से एक बराबर लड़ती है। ये हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है और ये हमें बाय बर्थ मिलती है। बर्थ से हमारे जीन्स में होती है, हमारी मदर से हमको ट्रांसफर होती है। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है जो हमारा, जैसे हम स्वाभाविक सी प्रक्रिया, अगर हमारी आग से हाथ को टच कर जाए तो हम अपना हाथ खींच लेते हैं, ठीक वैसे ये नेचुरल इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड वो है जो नए नए एंटीजेंस, जैसे अभी कोई नया वायरस आ गया, अब इस वायरस के खिलाफ सरकार के पास अगर कोई वैक्सीन बनाती है तो वो वैक्सीन, यानी कि जिस वैक्सीन में वही वायरस होता है या वही बैक्टीरिया होता है, लेकिन उसकी मारक क्षमता, जिसको हम फैटेलिटी कहते हैं, वो मारक क्षमता कम होती है या बिल्कुल नॉमिनल होती है, और वो हमारे शरीर में इंटर कर दी जाती है, जिसके बाद हमारा यही नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफाइड होके कुछ अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस मॉलिक्यूल्स को तैयार करता है और उनके अगेंस्ट वो लड़ता है। तो हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी, यानी नेचुरल जो हमारे पास बाय बर्थ है, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी रोल नेचुरल इम्यूनिटी का ही आता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो बाहर से आने वाला मैकेनिज्म है वो हमारे लिए अभी अननोन है। जो भी इन्फेक्ट कर रहा है वायरस या बैक्टीरिया, वो हमारे लिए अभी नया है हमारे शरीर के लिए। तो जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है वो उसके अकॉर्डिंग, उसको डिफेंस करने के लिए, उसको रोकने या उसको मारने के लिए कुछ अपने में जो बदलाव करती है, वो बदलाव का आधार हमारी नेचुरल इम्यूनिटी ही है। यानी हमारी अगर नेचुरल इम्यूनिटी सही है तो कोई भी नया वायरस या नया बैक्टीरिया अगर आता है और उसकी
जो क्षमता है वो भले तेज हो, लेकिन अगर वो कम मात्रा में हमारे शरीर में आ जाए तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप में भी इतनी सक्षम हो जाती है समय के साथ कि वो उसके खिलाफ लड़ सके। अब हम बात करते हैं आयुष काढ़े की। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि आयुष काढ़ा हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको इंप्रूव करता है। हम अलग अलग तरह की अपने जीवनचर्या में अलग अलग तरह के रहन सहन हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, जिसके बेस पर अब हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यानी कम या नेग्लेजिबल होती जा रही है। तो हमने ये सोचा कि आयुर्वेद से अगर ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से कमजोर हो गई है या नए वायरस को अटैक से डिफेंस करने के लिए उतनी मजबूत नहीं है, हम उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई दवा या वैक्सीन या आसानी के साथ जिससे हम उसको ठीक कर सकें या उसको मार सकें उपाय नहीं मिलता है। आयुर्वेद में एक सबसे ज्यादा प्रचलित आजकल और सदियों से ये चला रहा है, ये नया नहीं है, फर्क सिर्फ ये है आज इसकी जरूरत ज्यादा है। इसमें आयुष काढ़ा है जिसमें कि हमारे पास तुलसी है, दालचीनी है, काली मरीच है, सुंठी है और मुनक्का है। ये 5 चीजें हमारे उस आयुष काढ़े में पड़ती, और ये पांचों चीजें बहुत ही आसानी के साथ हम सभी के घरों में उपलब्ध होती हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी हमारे लिए पूजनीय है, तो तुलसी निश्चित तौर पर ज्यादातर घरों में मिलती ही मिलती है। दालचीनी, काली मिर्च और सुंठी और मुनक्का ये हमारे किचन में मिल जाएगा। इन सब से मिलाकर हमें काढ़ा बना के पीने का ये आयुष ने निर्देश किया है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो इंप्रूव हो और वो आसानी के साथ इस वायरस से लड़ सके। आजकल सोशल मीडिया में भी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आपको ये सुनने में मिल रहा है कि दालचीनी, काली मिर्च, सुंठी ये सब ज्यादा लेने की वजह से इंटेस्टाइनल अल्सर हो रहे हैं या स्टमक अल्सर हो रहे हैं और अलग अलग तरह के विकार या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये जो मिथक है ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। सही कब है? सही तब है जब आप निर्धारित मात्रा जो है दालचीनी, काली मिर्च और सुंठी की जो निर्धारित मात्रा है वो उतनी मात्रा से अगर आप ज्यादा लेते हैं तो, लेकिन ज्यादा डबल अमाउंट तक अगर आप लेते हैं तो हमारी और आपके शरीर में उसके प्रति इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना कि उस डबल अमाउंट से ज्यादा लेने पर होता है। यानी आपको इन सभी का सेवन अवश्य करना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा निर्धारित हो, निश्चित हो। जैसे घर में जो इस काढ़े को बनाते हैं ज्यादातर महिलाएं ही बनाएंगी, और वो अगर सब्जियां पकाती हैं तो उसमें उनको पता है कि कितना मसाला डालना है। ठीक उसी तरह से इस काढ़े में भी तुलसी अगर आप 10 से 15 पत्ते लेते हैं तो दालचीनी आपको 1 से 2 चुटकी भर लेनी है, पिंच जिसको बोलते हैं। काली मिर्च भी 1 से 2 चुटकी, सुंठी भी 1 से 2 चुटकी। आसान तरीका है, आप उसको चुटकी से उठाइए। और मुनक्का 2 से 5 मुनक्के के दाने। लेकिन अगर आप चम्मच से डालते हैं तो निश्चित तौर पे आपका अंदाजा गलत हो सकता है। अगर आप चम्मच से डालते हैं तो आप उस काढ़े को कितने के लोगों के लिए बनाया है उसके हिसाब से अपनी चुटकी से एक दिन उसको माप लें और उसके हिसाब से आप डालें, कोई नुकसान नहीं होगा। तो तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी और मुनक्का, और ये पांचों जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये पांचों कॉम्बिनेशंस में शुंठी और मुनक्का ऐसा है जो कि आपके इंटेस्टाइन को या स्टमक को, यदि इन तीनों की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से कोई नुकसान होने वाला है, उसको ये रोकता है। यानी अगर आपने डबल मात्रा में डाल भी दिया है तो ये उसको रोक लेगा, बचा लेगा। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि ये नुकसान करता है, लेकिन अगर आप अधिक सेवन करते हैं तो अधिक तो हर चीज का बुरा होता है। तो आपको इसको एक लिमिटेड मात्रा में लेना है, और वो लिमिटेड मात्रा मैंने अभी आपको बताई, ये आयुष काढ़ा। लेकिन एक चीज हमें अपने मन में हमेशा के लिए बिठा लेनी है कि आज अगर आपने आयुष काढ़ा पीना शुरू किया तो आप ये मत सोचिए कि चमत्कार होगा। चमत्कार एक दिन में नहीं होता। धीरे 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 अगर आप इसके 1 हफ्ते तक सेवन करते हैं, सारे सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को आप पालन करते हैं, यानी आवश्यकता न होने पर बाहर नहीं निकलते हैं,
जो एक दूसरे के बीच में दूरी होनी चाहिए उस दूरी का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आप मास्क का उपयोग करते हैं। आप आवश्यकता पड़ने पर हाथ और पैरों को या जो भी जितने भी ऑर्गन्स एक्सपोज्ड हैं या आपने किसी से मिलाया है तो गलती से ही टच कर गया तो आप उसको सैनिटाइज करते हैं। तो ये सब बचाव रखते हुए भी जब आप 7 से 10 दिन तक दिन में 2 बार सुबह और शाम, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस आयुष काढ़े को पीने से पहले आधा घंटा और पीने के बाद आधा घंटा आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप इसके आधा घंटा पहले और बाद में करते हैं तो ये अपने आप में काफी असरदारक होता है। अब ये हमारे यानी इम्यूनिटी रातों रात नहीं बनेगी पर बनेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इन्फेक्शन से बचना है और इसका यूज करना है ताकि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ सके। अब हम बात करते हैं कि हमारे आहार में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी और ग्रो करे। आहार में जैसे साइट्रस यानी खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फलों में हम ज्यादातर संतरा हुआ और अनार हुआ, नींबू हुआ, ये इन तीनों का यूज करते हैं। इसमें हमें साइट्रस फ्रूट से हमें विटामिन सी मिलती है, जो विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को नए नए इन्फेक्शन से लड़ने के लिए नई नई एंटीबॉडीज बनाने में जो प्रोसीजर्स होते हैं उन प्रोसीजर्स को हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। तो आप खट्टे फल लें, लेकिन निश्चित मात्रा, यहां भी मात्रा का है। आप एक लेडी के लिए 75 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, 90 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। विटामिन सी मिलीग्राम की बात हो रही है। तो अगर आप खट्टा फल खाते भी, या आप सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आहार में रोज आधा नींबू का उपयोग करें, रोज दोनों वक्त के खाने को मिलाकर। साथ ही साथ आप लहसुन यानी गार्लिक का यूज कर सकते हैं। लहसुन आयुर्वेद में रसायन बताया जो कि बहुत सारी रोगों के लिए भी वो लड़ता है और रोगों को ठीक भी करता है, और अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है। तीसरा जिंजर, जिंजर जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका ड्राई फॉर्मेट अपने काढ़े में यूज किया था शुंठी के रूप में, वही जिंजर अदरक जिसको कहते हैं, आदू यहाँ कहा जाता है। तो अदरक का यूज भी आप कर सकते हैं, लेकिन अदरक का यूज भोजन में करना है। ये हम आपसे बात कर रहे हैं आहार की, तो भोजन में करना है और मात्रा उसकी एक स्त्री जानती है जो भोजन पकाती कितनी डालनी है। आपको अपनी नियमित मात्रा में इसको मिलाना है और अपने नियमित अनुमान के हिसाब से ही डालना है, उससे अतिरिक्त आपको नहीं डालना है। यहाँ किसी भी चीज के लिए या कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आहार विहार हम आपको बता रहे हैं, वो आहार विहार आपको अपने दैनिक जीवन में लाना है। अगर है तो उसको रेगुलर रखना है, और अगर नहीं है तो उसको जोड़ना है। ये नहीं है कि आप इसकी मात्रा अचानक से बढ़ा दें, नहीं, ये नुकसान कर सकता है। तीसरा पालक हुआ, जिसको स्पिनाच कहते हैं, ये आजकल खूब मिल रहा है और हम इसको रोज यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको हाइजीनिक यानी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए ही उसको बनाना है। दही है, दही का आप हमेशा सेवन कर सकते हैं दिन के समय में। रात को दही खाने से आप बचें, दिन के समय में आप ज्यादातर दही का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, सौराष्ट्र क्षेत्र में उतनी ज्यादा ठंडी और उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, तो आप दही का सेवन हमेशा कर सकते हैं। यद्यप ठंड के समय में आप रोक सकते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप ड्राई फ्रूट लेते हैं तो ड्राई फ्रूट में अच्छे किस्म का बादाम अगर मिलता है तो उसको भी आप 2 से 5 दाने, कोई जरूरी नहीं कि आप 100 ग्राम डेली बादाम खाएं, ऐसा नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको 2 से 5 बादाम डेली अपने आहार में जोड़ना है। तो ये छोटे छोटे ऐसे संशोधन हैं जो हम अपने आहार में जोड़ सकते हैं। हाँ, ज्यादा मसालेदार चीजें और बाहर के भोजन से जो कि फास्ट फूड है उनको लिमिटेड रखें, ताकि आप इन्फेक्शन से भी बचें और आपकी इम्यूनिटी को ज्यादा उसमें उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए काम न करना पड़े, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, मौजूद रहे और वो मजबूत रहे। ये आहार में। अगर हम विहार की बात करें तो विहार में आप भरपूर नींद लें, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप 10 घंटे सोएं। भरपूर नींद का मतलब जब आपको नींद आए रात को तो आप सोएं, और सुबह जब आपकी नींद पहली बार खुले स्वाभाविक रूप से तो आप उठ जाएं। उसके बाद आप जबरदस्ती नहीं सोएं कि नहीं मुझे निद्रा पूरी करनी है, नहीं।
यदि आप रात को 10 बजे आपको नींद आती है या 11 बजे, जब भी आती है आप सोने चले जाएं, उसको अवॉइड ना करें, तब तक आप अपने सारे काम कर लें, भोजन कर लें, और जो टहलना है 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम, वो आप टहल लें। उसके बाद आपको नींद आती है तो आप सोने चले जाएं, और सुबह जैसे ही आपकी पहली बार नींद खुलती है 4 बजे के बाद आप उठ जाएं। ये है प्रॉपर नींद। प्रॉपर नींद को जब तक आपका मन, यानी आपका शरीर अपने आप उस नींद से जगा देता है, जब प्रॉपर हो जाता है, जब तक कोई दूसरा नहीं जगाए। तो आप आलस की वजह से ज्यादा नींद लें, ये अच्छी बात नहीं। इसके अलावा बाकी आप नित्य काम करें, और सुबह के समय में आप कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम, इन दोनों का उपयोग करें। लेकिन ये आप किसी योग इंस्ट्रक्टर के या योग इंस्टीट्यूट से संबंध स्थापित करके वहां जाके, या उनसे फोन के माध्यम से पूछ लें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये आप किसी तरीके से, और व्यायाम, थोड़ा व्यायाम जरूरी है। योग, प्राणायाम और व्यायाम, निद्रा शरीर को स्थिरता देती है और साथ ही साथ आपको स्फूर्ति देती है। लेकिन योग, प्राणायाम और व्यायाम ये ऐसे चीजें हैं जो कि मन के अंदर जो दूषण है और शरीर के अंदर जो दूषण है, यानी आप, जाहिर सी बात है, हम भोजन करते हैं तो सारा का सारा तो अपने शरीर के अंदर रख नहीं लेते। कुछ हमारा यूरिन के रूप में, कुछ हमारा फीकल मैटर के रूप में वेस्ट है, वो निकलता है। ठीक वैसे ही शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें कि आपके द्वारा रातों दिन जो कार्यक्रम अंदर शरीर के भीतर चल रहे हैं, उसमें कुछ वेस्ट ऐसे भी बनते हैं जिनको एक लिमिटेड अमाउंट में यूरिन या फिर फीकल मैटर के रूप में निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसमें बचे हुए जो थोड़ा भी बच जाता है, अगर आप उसको योग, प्राणायाम और व्यायाम से निकाल देते हैं, तो शरीर ज्यादा स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो जाएगा। और उसके सारे स्रोतस, जिसको आयुर्वेद में स्रोतस कहा जाता है, अगर सारे चैनल्स खुल जाते हैं तो आवागमन, यानी अगर कोई आता है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी हमारी काम करने वाली है, वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी अपना काम करती है। ये हम आहार विहार की बात कर रहे थे। तो आप जो चाहे, जैसे चाहे, सब करें। इन सब चीजों को अपने सामान्य जीवन में उपयोग में ले आएं, ताकि ये छोटी छोटे से टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। योग 15 मिनट, प्राणायाम 10 मिनट और व्यायाम 15 मिनट, टोटल 40 मिनट आपके होते हैं। 40 मिनट रोज आप इतना कम से कम करें। यदि आप व्यायाम के रूप में केवल दौड़ते हैं या केवल टहलने, टहलना कोई व्यायाम नहीं होता। टहलना उनके लिए व्यायाम होता है जिनके घुटनों में समस्या हो, जिनके नी ज्वाइंट्स प्रॉब्लम देते हो, उनके लिए टहलना होता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए, या हमारी जैसे उम्र वाले बच्चों से लेके 60 वर्ष से पहले तक के जिनके घुटने अभी, या जिनके नी ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए टहलना कोई मायने। टहलना एक, आप एक सामान्य प्रक्रिया है, वो व्यायाम में नहीं आती। यदि आप टहलने को व्यायाम करने में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे टहलिए कि जैसे आप दौड़ने ही वाले, तेज चलिए, तब वो व्यायाम में आएगा, यानी आपका पसीना निकले। व्यायाम तभी है। योग और प्राणायाम आसानी के शरीर को शांत रखते हुए, बिना ज्यादा स्ट्रेस के, मन को भी शांत रखता है और शरीर को भी शांत रखता है, और धीरे धीरे अपना काम करता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जिनके जरिए आप अपने, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्टेप वाइज ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। और इस जो आने वाले, यही केवल नहीं, कोविड वायरस ही नहीं, कोई भी वायरस हो या कोई भी नया हो, उस आने वाला वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में यदि इन्वेट करता है, आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है, तो आपका ये बॉडी डिफेंस सिस्टम, यानी जो इम्यून सिस्टम है, ये आसानी से उसको रोक सकता है, या उसके रोकने के तरीके में अपने आप को ढाल सकता है। तो ये आप अपने जीवन में निर्धारित करें, यह आपके लिए बहुत सुलभ रहेगा। धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable tips on our healthy, with boosting our health. As a part of our webinar, our second speaker is Dr. Maitamanan sir, who is Panchakarma MD. It is a specialized Ayurvedic treatment. He is a popular Panchakarma physician from last 10 years and is presently working in IRH as an assistant professor. Today, he'll be going to talk on easy way to build long-term immunity. Hand over, sir.
थैंक यू मैम। नमस्ते। नमस्ते वन एंड ऑल। हमारी संस्था की ओर से और जो भी दर्शक मित्र आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। आज मेरा जो भी प्रयत्न है, जो भी मैं मेरा एक्सपीरियंस या नॉलेज से आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मेरा ध्येय यही रहेगा कि ये सब आप आपके जीवन में आज से ही इसका पालन करें। और अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं मानूंगा कि हमारा जो भी प्रयत्न हो रहा है वो बिल्कुल असरकारक तरीके से हो। तो विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर सकते हैं। चाहे ये कोई भी पैथोजन हो, कोई भी जर्म हो, तो उसके सामने हम कैसे लड़ सकते हैं। मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मेरी समझ है, तो मैं यहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हर तरीके से इसके 3 पहलू मैंने जो यहाँ पे रखे हैं। एक है विहार, जिसको हम चर्या बताते हैं, दूसरा है प्राणा और तीसरा है आहार। तो ये 3 पहलू मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ और ये मेरी समझ है कि अगर ये हम 3 पहलू पे काम करेंगे तो हमें हमारा 90% से ज़्यादा काम हो चुका। इसमें मैंने विहार जो कि पहला लिया है, उसके पीछे मेरी समझ ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेद में अनशेकेबली सभी एज ग्रुप के लिए, आप चाहे कोई भी कंट्री में हो, कहीं पे भी हो, आप चाहे कोई भी ऋतु में हो, तो हम सभी को ये करना है। तो इतना एम्फेसाइज इस चीज़ को दिया गया है और जो कि सबके लिए एक बताया गया है। तो उसी के चलते हुए मैंने यहाँ पे उसको पहला पहलू समझा है। प्राणा, जो कि मैं एनर्जी या हमारा मन और सांस, अपने ब्रेथ को यहाँ पे ले रहा हूँ मेरी समझ के अनुसार, और इसको मैंने आहार से ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। तो इसके पीछे मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो हम मेडिकल साइंस में मिनिट वेंटिलेशन बताते हैं। मिनिट वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि 1 मिनट के अंदर हमारे फेफड़ों में कितना ब्रेथ, कितना क्वांटिटी ऑफ एयर वहाँ पे 1 मिनट में पहुँचता है। तो जब हम मिनट वेंटिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा एक्सेप्ट किया गया है कि हर इंडिविजुअल का जो ब्रीदिंग रेट है पर मिनट, जो हमारी सांस चलती है, तो पर मिनट 12 से 18 सांस, तो ये नॉर्मल है। अगर हम 12 सांसें ही पकड़ के चले मिनिमम पे, तो 12 सांस के लिए हमारा मिनट वेंटिलेशन जो है वो है 6 लीटर। जी हाँ, 6 लीटर 1 मिनट में हमारे फेफड़ों में जो सांस है, जो हवा है, वो पहुंचती। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट। और अभी आप समझ पा रहे हैं कि 6 लीटर तो हमारा पूरे दिन का खाना या पीना भी नहीं होता है, जो कि 1 मिनट का रिक्वायरमेंट। और आज के पेंडेमिक में हम सबसे ज़्यादा वही बॉदर कर रहे हैं। हम कोई नहीं सोचेगा कि कौन से हॉस्पिटल में क्या खाना दिया जा रहा है, पर सब वही सोचेंगे कि कितने वेंटिलेटर है, मेरा कितना ऑक्सीजन लेवल। तो इसी इम्पोर्टेंस के जरिए मैंने यहाँ पे उसको सेकंड पहलू समझा है। और तीसरा पहलू जो आहार, जिसके ऊपर हमारे आगे के मिश्रा सर ने बहुत कुछ बताया, इससे पहले के वेबिनार्स में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, तो मैं यहाँ पे उसको ज़्यादा नहीं बताते हुए वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि ऐसी कौन सी खान पान की चीज़ें हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है या सप्रेस होता है, और किसके जरिए हम उसको बदल सकते हैं या क्या चीज़ हम अपना सकते हैं। तो ये 3 पहलू को 2 तरीके से समझना पड़ेगा। पहला कि अगर हम इसका सही मायने में उपयोग किया, हमारे व्यवहार में इसको अपनाया, तो हमारा इम्यूनिटी बिल्ड होगा और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा, चाहे कोई भी पैथोजन। और यही 3 चीज़ें अगर गलत हुए
या इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो यही 3 चीजों की वजह से हमारा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो पहला जो कि मैंने बताया हमारा विहार और हमारा चर्या, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 वर्ड, 3 एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी का आपके सामने प्रयोग किया है। सर्काडियन रिदम, अल्ट्रेडियन रिदम, इंफ्रेडियन रिदम। तो इसका एक समझ मैं आपको दिलवाना चाहूंगा कि सर्काडियन रिदम मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक। जो चीजें 24 घंटे में सिर्फ एक बार होती है, चाहे वो अपने शरीर में हो रही हो, और ऐसी चीजें ही ये यूनिवर्स में भी हो रही है, और उसी को हम बताते हैं या समझते हैं सर्काडियन रिदम। जैसे कि सुबह सूर्य का आना या शाम को सूर्य का सेट होना या चंद्रमा का आना, और इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में देखें तो हमारा सुबह उठना, नींद आना, या कितने बहुत सारे लोगों के लिए जो डेफिकेशन प्रोसेस है, जो स्टूल पास करना है, वो कई लोगों के लिए पूरे दिन में एक बार होगा। तो ये जो पूरे दिन में या पूरे 24 घंटे में एक बार होती है, वो सारी चीजें हम बताते हैं इट कम्स अंडर सर्काडियन रिदम। जो अल्ट्रेडियन रिदम है, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे साइकिल की जो 24 घंटे में रिपीट होती, मल्टीपल टाइम्स होती। तो वो सारी चीजों को, जैसे कि भूख लगना, अपना हार्ट रेट, अपना ब्लड सर्कुलेशन, और बहुत सारी चीजें जो आती है अल्ट्रेडियन रिदम के अंदर। और तीसरा जो है इंफ्रेडियन रिदम की, जो जैसी कुछ साइकिल की जो पूरे महीने में एक ही बार होता है, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या। तो ये जो साइकिल है मून का, तो वो पूरे महीने के लिए है। और यही चीजें हमारे बॉडी में भी होता है, जैसे कि लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सब यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी रिदम हमारे शरीर में चल रही है, हमारे शरीर में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे शरीर को अगर हम समझ रहे, देखिए आज हम में से बहुत सारे लोग 70 किलो के होंगे, कोई 90 के होंगे, कोई 80 किलो के होंगे। तो ये जो हमारा जर्नी है इतने सालों से, अगर ये जर्नी को समझे तो ये जर्नी शुरू हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक सेल की वजह से, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और जब ये जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुरू होता है, तो उसमें से आज हमारे पास 130 ट्रिलियन सेल का ये शरीर है। मतलब कि हमने एक सेल से शुरू किया था, और आज हमारे पास पूरा कॉलोनी है, पूरा सोसाइटी। जी हाँ, 130 ट्रिलियन सेल्स। और ये सारे सेल अपने आप में वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हम सब जुड़े हुए। ये सारे सेल्स के बीच में एक ब्रदरहुड और ये जो भाईचारा है वो सब जानते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे शरीर में जो इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे सिस्टम है, वो अपने आप काम करें। नहीं, ये सब जुड़े हुए हैं। ये सबके सब वेल सिंक्रोनाइज्ड, वेल कनेक्टेड है, और यही सिंक्रोनाइजेशन को हमें मेंटेन करना है। तो कैसे करें? और ये सब करने के लिए ही विहार का इम्फेसिस दिया गया है, उसका इम्पोर्टेंस बताया गया। तो पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आयुर्वेद में बताते हैं, वो बताते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषम। जिसमें आचार्य बता रहे हैं कि हमें कितने बजे उठना चाहिए, हमारा साइकिल कब शुरू होता है। देखिए, आपका और मेरा ये एक एक्सपेक्टेशन रहेगा एक ट्रेन से या कोई भी फ्लाइट से, वो उसके शेड्यूल्ड टाइम पे, शेड्यूल्ड प्लेस से, वही टर्मिनल से, वही प्लेटफॉर्म से बोर्ड हो और वहीं से वो चले। तो जब ये हम एक ट्रेन और फ्लाइट के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो तब हमें ये चीज हमारे शरीर के लिए भी मानना पड़ेगा। तो हमारा शरीर क्या बता रहा है कि सुबह 5 बजे से पहले, इसी को बताते हैं ब्राह्म मुहूर्त।
सुबह 5 बजे से पहले हमें उठना चाहिए और ये समय हमें मेंटेन करना है हमेशा हमेशा के लिए। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, एक लाइव एग्जाम्पल ही मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सबको और हम सब ये एक्सेप्ट करते हैं कि एक ऐसी टैलेंट हमारे सामने आज मौजूद है कि जो एक साल में मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एक साल में शायद 3-4 प्रोजेक्ट करते हैं और वो चारों प्रोजेक्ट 100 करोड़ प्लस भी चले जाते हैं। और यही प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ लोग एक साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हमें पता ही है एक्टर कौन है और वो कितने सक्सेसफुल है और आज उनका स्थान कहाँ पे है। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी टाइम टेस्टेड जो आयुर्वेद है उन्होंने बताया है। और उसी में हमारे पास आज लाइव एग्जाम्पल्स भी है कि अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हमारा फिजिक, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन रहेगा। अभी साइंटिफिक तरीके से हम अगर सुबह इतना जल्दी उठते हैं तो क्या फायदा रहेगा। तो ये जो समय है वो है वात का। तो अगर हम ये समय में उठते हैं तो ये समय वात काल होने की वजह से जो डेली प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, जैसे कि मोशन पास होना, वो कोई भी हेल्प के बगैर ये हो पाएगा। जैसे कि कोई मेडिसिन या कोई चूर्ण, कोई टैबलेट, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्यूरिफिकेशन अपने आप होगा। और हम ये समझ सकते हैं कि एक डस्टबिन है, अगर वो खाली है तो उसके अंदर पैथोजन का जो प्रोसेस होगा वो कैसा रहेगा, और एक डस्टबिन जो पूरा भरा हुआ है उसके अंदर कैसा जर्म्स और किस तरीके का सब जर्म्स या पैथोजन्स रहेंगे। तो ये समझने की बात है और हम समझ सकते हैं। तो डेली प्यूरिफिकेशन इट इज मैंडेटरी, और ये सब चैनल हमारा पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज रहे तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक नियत समय पे हमारा बॉडी क्लॉक शुरू करें। जो सेकंड चीज मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि अभ्यंग एंड व्यायाम। मैं यहाँ पे बहुत 5 स्टेप्स में आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि कितना भी बिजी शेड्यूल रहे, कितना भी हम बिजी रहे, ये चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। और आज का सिचुएशन हमें समझा रहा है कि हमें करना ही पड़ेगा, हमें ठहरना ही पड़ेगा लाइफ में, और ये सब करना ही पड़ेगा। तो अभ्यंगा, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये बताता है कि सिर्फ 2 तेल, एक नारियल का तेल ले सकते हैं या तो जिंजरी ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल। ये 2 में से अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नारियल का तेल का प्रयोग करेंगे, अगर बाहर सर्दी का मौसम है तो तिल का तेल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तेल को सिर्फ गर्म करके सुबह अगर 10 से 15 मिनट के लिए भी हमने अपने शरीर पे अप्लाई किया, लगाया, तो भी हमारा जो इफेक्ट मिलना है, जो हमें इसका बेनिफिट्स मिलना है, वो हमें मिलेगा। और आयुर्वेद इसका क्या एम्फेसिस देता है, तो आयुर्वेद ने जो बताया है, स जरा श्रम वाता, जरा एजिंग प्रोसेस को ये रोकेगा। देखिए हमारे शरीर में जो जनरेशन है, सेल जनरेशन है और सेल डिस्ट्रक्शन है, वो डे 1 से है। और जब ये बैलेंस, जब ये इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, जब जब ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, तब तब हमारा एजिंग प्रोसेस बढ़ेगा। और यही डिस्ट्रक्शन जोन को अरेस्ट करने का, कम करने का काम हो सकता है अभ्यंग से। साइंटिफिकली अगर हम मॉडर्न साइंस के जरिए इसको समझने की कोशिश करें तो स्किन जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और अगर स्किन के थ्रू हम कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर तक पहुंचेगा। और बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन में ये क्लेम कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे विटामिन डी का सिंथेसाइज एंड एब्जॉर्प्शन हो सके सिवाय ऑयली स्किन को सनलाइट में एक्सपोज कर।
कि एक ही तरीका है विटामिन डी का सिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आज का जो सबसे बड़ा इश्यू है कि हमारा इधर दर्द, वहाँ पे दर्द, और घुटनों में दर्द, और ये डीजनरेशन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो ये सबके ऊपर हम आ सकते हैं। और इम्यूनिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है? तो ये हमारा डिस्ट्रक्शन मोड को कम करेगा, हमारी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाएगा। और ये इसलिए होगा कि अभ्यंगम करने से, ये ऑयल एप्लीकेशन करने से हमारा जो वायु है वो कंट्रोल में। दूसरा यहाँ पे एक उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ व्यायाम, और ये मैंने इसीलिए अभ्यंग के बाद बताया है कि ये यही सीक्वेंस में करना चाहिए। पहले शरीर पे गर्म तेल को लगाए 10-15 मिनट के लिए अपने ही हाथों से, और फिर व्यायाम करें। अभी ये एक ऐसा चीज है कि जिसके बारे में बीइंग ए इंडियन, हम भारतीय होने के नाते प्राइड फील करते कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो बात जब विश्व के सामने रखी, तो 170 देशों ने, कि जो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट थिंकिंग के बेस पे चल रहे हैं, और ये सारे देश यहाँ पे जुड़ गए योगा डे। और यही चीज हमें हमारे जीवन में पालन करना है। तो मैं उनके जरिए ही आपके सामने ये बात को रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे उनका ही एनिमेशन को लिया है, और ये उनके ही ट्विटर हैंडल से शेयर किया चीज है। ये जो योगा है, और मैंने ये पर्टिकुलरली ये पोस्चर जो रखा है वृक्षासन या ताड़ासन, अगर आप गूगल भी कर लो या आप इसके बारे में पढ़ोगे, तो ये बहुत रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये क्लेम किया गया है कि ऐसे 3-4 पोस्चर जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको हम बताते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि जो भी कुछ नरिशमेंट है, ऑक्सीजन है, ये हर एक बॉडी पार्ट तक हमने पहुंचाया, और वहां से जो भी कुछ बिगड़ा चीज था वो वहां से ब्लड कलेक्शन होके वापस हृदय में पहुंच गया, और वापस वो अपने फेफड़ों में जाएगा, और ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो ये करने के लिए हमारे पास हृदय है, जो कि सकिंग एक्शन, सकिंग मूवमेंट से ये पूरा साइकिल चलता है। पर आज हम बात करें इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इसके लिए हमारे शरीर में जो सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड है, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स, हमारे शरीर के सोल्जर्स बाहर से जो भी पैथोजेंस आए हैं उसके खिलाफ लड़ रहे, और ये लड़ाई होती है लिम्फ नोड्स के अंदर। हमारे सोल्जर ने जब ये पैथोजेंस, ये जर्म्स के सामने लड़ाई करके जो उनका जो हम सीधी भाषा में बोले तो जो उनकी हड्डी पसली है, वो जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताएंगे डेब्रिस। तो ये डेब्रिस जहाँ पे कलेक्ट होता है वो है लिम्फ। ये लिम्फ को वापस सर्कुलेशन में कैसे लेके जाए? तो यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं है, और ये चीज हो सकती है मूवमेंट से, योग से, व्यायाम से। तो योग का मतलब जो है वो है यूनियन। योग से यूनियन होता है, और इसीलिए बताया गया है कि योग सर्व कर्मसु कौशलम, हमें एक्सीलेंस प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसका कर्म ये है यूनियन करना। किसके साथ यूनियन करना? तो हमारा शरीर, हमारा मन, और हमारा प्राण या हमारे ब्रेथ। तो ये तीनों जहाँ पे जुड़ते हैं, जिससे जुड़ सकते वो है ये योगा। और ये योगा या प्राणायाम या मूवमेंट्स के वजह से ही ये लिम्फ सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। तो ये एक पोस्चर है जो क्लेम हो चुका है कि इससे लिम्फ सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। तो ऐसे ही मैंने एक ये भुजंगासन पोस्चर रखा है, दैट इज ऑल्सो क्लेम एंड वेरी हेल्पफुल। और ये जो तीसरा पोस्चर है नीलिंग पोस्चर एंड वज्रासन। तो व्यायाम के लिए आयुर्वेद में 2 पहलू पता है। एक है विभक्त घन गात्रत्व, ये हमारे शरीर का कॉम्पैक्टनेस बढ़ाएगा, ये हमारे शरीर की यूनिटी बढ़ाएगा, एकदम मजबूती बढ़ाएगा। और जब
हम यूनाइटेड है, जब हमारी सारी सिस्टम यूनाइटेड है, तो बाहर का कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। अगर तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो नाकामयाब हो जाएगा। जो वज्रासन में यहाँ पे आपको दर्शा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा दूसरा पहलू समझाने का मतलब है, जो है दीप्तो अग्नि, जो कि व्यायाम से होता है। हमारा डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करना, डाइजेस्टिव फायर को एनहेंस करना, तो ये वज्रासन से होता है। जब जब डाइजेस्टिव फायर, अगर हमारा अग्नि एकदम बढ़िया है, तो हमारा अग्नि बढ़िया होने की वजह से, हमारा पचन शक्ति बढ़िया होने की वजह से, हम कितना भी कोई भी जर्म्स पैथोजन हमारे शरीर में आ जाए, पर हम लड़ेंगे बहुत। तो ये अग्नि के बारे में थोड़ा और समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, ये हमारा अग्नि भी यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे सूर्य का महत्व है ये यूनिवर्स में, वैसे ही ये अग्नि का महत्व है हमारे शरीर में। और सूर्य एंड अग्नि ये दोनों वेल सिंक्रोनाइज्ड है। जी हाँ, और इसीलिए सर्दी की मौसम में दिन सबसे लंबा रहता है, सूर्य की शक्ति सबसे ज्यादा रहती है, और हमारी भूख भी सबसे बढ़िया रहती है। और इसीलिए हम गुजरात में तो बताते हैं कि अड़दिया, बादाम पाक ये सब खाना चाहिए, और ये सर्दी की मौसम में ही हम सानी और चीकी ये सब खाते हैं और आराम से डाइजेस्ट करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। और अभी का जो सीजन है वर्षा ऋतु, तो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि फिलहाल वो सन का कैपेसिटी नहीं है। और यही हाल हमारा अग्नि का रहता है कि अभी फिलहाल हम इतना अच्छा डाइजेस्टिव फायर नहीं है। तो इसको हम इम्यूनिटी के जरिए कैसे लिंक कर सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये चीज बहुत ही ज्यादा हार्ड है स्वीकार करने के लिए, पर ये प्रैक्टिकली बहुत इजी है। मैं ये क्लेम करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि बहुत सारी मिलियंस ऑफ पीपल्स ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे ऑल आर हैप्पी, हेल्दी। एक बड़ी कम्युनिटी सालों से इसका मायना समझ रही है, इसका व्यवहार कर रही है। मेरा ये क्लेम है, जो कि आज से मैं चाहूंगा कि हम सब करेंगे। मैं ये सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूँ, मेरे फैमिली में मैं खुद भी ये कर रहा हूँ। हमें शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद सूर्य बिल्कुल नहीं है। जैसे बाहर सूर्य नहीं है, हमारा अग्नि भी डल हुआ है। हमारा शरीर दो पहलू पे काम करेगा। एक है, जो भी हम उसको दे रहे हैं वो अच्छे से अच्छे उसका डाइजेशन हो, और दूसरा पहलू है उसका अच्छे से अच्छी तरीके से पोषण मिले, उसका यूटिलाइजेशन हो। और इसी को हम बताते हैं हीलिंग प्रोसेस। इम्यूनिटी को सीधे तरीके से मैं आपको समझाऊं, बताऊं, तो ये और कुछ नहीं है, हमारा शरीर का हीलिंग कैपेसिटी। हीलिंग कैपेसिटी, हम कितने अच्छे से, कितने सिंपलिसिटी से कोई भी चीज के ऊपर ओवरकम कर सके, ये जस्टिफाई करता है हमारा इम्यून सिस्टम। और इसके साउंड करने के लिए हमें हमारे शरीर को समय देना पड़ेगा, और यही समय है रात का समय। जब जब हम शाम को 7 साढ़े 7 के बाद नहीं खाना खाएंगे, तो ऑलमोस्ट 14 घंटे, ये मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में आपके सामने रख रहा हूँ, ये पर डे का फास्टिंग पीरियड है, और ये एब्सोल्युटली हमारे हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है। और ये मॉडर्न साइंस समझ रहा है, ये सारे कम्युनिटी समझ रहे। इसलिए आज इंग्लिश वर्ड जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ब्रेकफास्ट, वो इसीलिए वो माना जाता है ब्रेकिंग द फास्ट, एंड दैट फास्ट शुड बी मिनिमम ऑफ 14 आवर्स। शाम को 7 साढ़े 7 के बाद नहीं खाना चाहिए, कोई भी चाहे रीजन हो। और अगर ना हो पाए कुछ दिनों के लिए, तो हम हॉट लिक्विड्स जैसे कि सूप है, या कुछ भी गर्म मूंग का पानी है, या दूध, गाय का दूध, तो इसके अलावा कोई भी घना पदार्थ नहीं लेंगे।
और यही टाइम पीरियड हमारे शरीर के पास रहेगा हीलिंग करने के लिए, जो कुछ भी रिपेयर करना है वो रिपेयर करने के लिए। अभी जो मेरा दूसरा पहलू मैंने यहाँ पे बताया था कि प्राण या मनस या ब्रेथ, तो हम आयुर्वेद के जरिए, और मैं आपको ये लॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव कर दूंगा, ये आपकी समझ में लाऊंगा कि ये कैसे इफेक्ट हो रहा है, ये क्या चीज है। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस लिया है आयुर्वेद का। आयुर्वेद में एक वर्ड बताया है ओजस, और ओजस का मतलब है इट इज ए एसेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। हमारा शरीर का जो सपोर्ट सिस्टम है उसका एसेंस बता रहे हैं एक ओजस को। और ओज क्षय कारण पॉजिटिव फैक्टर जो बताया गया है उसमें पहला पॉजिटिव फैक्टर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, ये ओज का, ये एसेंस का कम होना। और इसका रीजन, पहला रीजन बताया गया है क्रोध, गुस्सा, एंगर। और जब जब ये हम गुस्सा करेंगे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। जी हाँ, और आज आप और मैं बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़े। आप देखते हैं, समझते हैं कि हर जगह, हर चेक पोस्ट आज के टाइम पे लगी हुई है और सबके पास एक गन है। वो सिर्फ इसलिए है कि हमारा टेम्परेचर चेक कर। और अभी तो फिलहाल कोई नहीं चाहेगा कि हमारा टेम्परेचर बढ़े, और ये क्रोध से टेम्परेचर बढ़ता है। और जब जब ऐसा करेंगे हमारा ओजन डिटोरिएशन जोन में जाएगा। जब जब ऐसा हो रहा है तो हमारे पास, हमारे शरीर में ऐसा क्या सिम्टम है जिससे हम समझे कि हमारा इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो हमारे आयुर्वेद में जो चीज सबसे पहले बताया गया वो है दुर्मना। दुर्मना जिसका मतलब बताया गया गत उत्साह। उत्साह इज नॉट दैट, उत्साह एंथुजियाज्म। ये एंथुजियाज्म वर्ड जो लैटिन नेम है, लैटिन वर्ड है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एन ई एन, एन का मतलब होता है आई, माई सेल्फ। एंड थ्यूजी, द वर्ड, दिस थ्यूजी वर्ड, इट इज अबाउट फोर्स, अ गॉड inside me, that is enthusiasm, a force inside me, a motivation of me। और जब जब ये फोर्स कम हो रहा है तो ये पहला लक्षण है, ये पहला सिम्टम है हमारे शरीर में कि हमारा इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अभी। और ये आयुर्वेद ने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बताने का रीजन वही है कि आयुर्वेद हजारों साल पहले वो मानता है, वो समझ रहा है कि हमारा मन हमारे शरीर से काफी बड़ा है। हमारा शरीर हमारे मन के अंदर है, ना कि मन हमारे शरीर में। और इसी के चलते जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, एक साइंटिफिकली प्रूवन थिंग जो मैंने जहां से शुरू किया था, सर्काडियन रिदम एंड अल्ट्रेडियन रिदम। 24 घंटे में एक बार या 24 घंटों में मल्टीपल टाइम्स जो साइकिल्स हो रहा है, ये सब साइकिल्स, ऑलमोस्ट 95% ऑफ अवर साइकिल्स कैन बी कंट्रोल्ड by a one dormant factor, that is breath। yes, हम हमारी सांस के जरिए ये सारी साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं। एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणायामा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग अवर एनर्जी, और ये सब मायने रखता है, ये सबका इम्पोर्टेंस है। और आज के टाइम पे ये प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन करने से, ये टेक्निक को अपने लाइफ में आजमाने से, जो ग्रे मैटर है हमारे ब्रेन का, उसकी क्वालिटी बढ़ रही है, उसका क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। सो दिस इज अ प्रूवन रिसर्च। यहाँ पे मैं हमारे देश के प्राइड को ही फिर से फोकस में ला रहा हूँ, क्योंकि वही ये मार्ग पे चलना आज पूरे देश को और पूरे ग्लोब को उन्होंने बताया है। पूरा ग्लोब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने जो पाथ हमें दिखाया है वही पाथ पे चलते हुए मैंने यहाँ पे लिया है। तो मैंने जो
क्रोध जो आयुर्वेद में बताया था, जो यहाँ पे रेफरेंस कोट किया है, प्राणायाम करने से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो ठंडा होगा, वो कम होगा, हमारा कूलिंग बढ़ेगा, हमारी ब्रेथ की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब जब ये बढ़ेगा हमारा जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से, हमारा शरीर पे बर्डन कम होने की वजह से हमारा हीलिंग पावर जो है उसके लिए टाइम बढ़ रहा है, उसके लिए रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। सो देयर द प्राणायाम कम्स इन मैटर। तो यहाँ पे मैंने उज्जयी और नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपके सामने प्रोजेक्ट किया है, और ये क्लेम है कि ये सब करने से हमारा इम्यूनिटी बढ़ रहा है। मैं आप सब दर्शक मित्रों को, मेरे सारे आकाशीय मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि देयर इज वन ब्रीथिंग टेक्निक, इट्स कॉल्ड सुदर्शन क्रिया, और मैं आप सबको विनती करूंगा कि आप सब इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूँ जो आयुर्वेद में बताया गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और ये मैं यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ कि जब जब, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 130 ट्रिलियन सेल वो मानते हैं कि हम सब भाई हैं, हम सबके बीच में भाईचारा कॉन्सेप्ट पे ये लोग चलते हैं। और जब जब ये लोग, ये हमारे सेल ये फूल जाते हैं, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम समझते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, जिसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम ऐसा हमारे जीवन में क्या करें तो ये ब्रदरहुड जो इनसाइड है वो हमेशा के लिए कायम रहे। तो इसके लिए जो 4 पॉइंट आयुर्वेद में बताया है, वो पहला है आर्द्र संतानता। इसका मतलब ये है कि हम एक ग्रेटिट्यूड हमारे लाइफ के साथ रखेंगे, एक बिलोंगिंगनेस सबके साथ रखेंगे, एक करुणा भाव से हमें चलना चाहिए। दूसरा जो है त्याग, ये बता रहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका हमें शेयरिंग करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गूगल पे से बिल गेट्स का एक लाइफ स्टोरी पढ़ा तो आपका ये एकदम से क्लियर हो जाएगा कि देयर इज नथिंग। मैं बिल गेट्स के जरिए आपके सामने ये रख रहा हूँ कि पैसे कमाने में वो खुशी नहीं है जो किसी के साथ बांटने से मिलती है। जो थर्ड पॉइंट आयुर्वेद बता रहा है कि दमः, द डिसिप्लिन एंड द फाइनल कंट्रोल ऑफ आवर सेंसेस, आवर टॉक, आवर माइंड, इट शुड बी इन आवर कंट्रोल। और ये लेवल पे हमें पहुंचना है। और जो लास्ट पॉइंट बता रहे हैं आचार्य, उस पर बता रहे हैं कि स्व अर्थ बुद्धि ही परा अर्थेषु। We are supposed to use our own resources, our own knowledge, our own experience for the betterment of others. So, attitude should be कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड हमें लाइफ में लाना चाहिए। जो मैं आपको लास्ट मेरा पहलू था आहार के लिए, तो जहाँ पे मैं अगेन मेडिकल साइंस के जरिए कुछ रिसर्च के जरिए ये क्लेम कर रहा हूँ, ये आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसी कुछ चीजें ये क्लेम हो चुकी है कि जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो हम आज से ये चीज छोड़ना ही चाहिए, छोड़ना ही पड़ेगा। और वेरी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके सामने रखूंगा कि इसके अलावा, इसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। तो जो शुगर मैंने यहाँ पे बताया है, या सॉल्ट है, चिलीज है, रेड एंड ग्रीन चिलीज, मैदा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टोबैको, अल्कोहल एंड लेट नाइट फूड, तो ये सारे के सारे क्लेम्ड है। और मैं सिर्फ ये आपको बता नहीं रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिस में भी मैं ये मान रहा हूँ, कर रहा हूँ। और पिछले कई महीनों से मैंने अपने लाइफ में भी, घर में भी शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या हम कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं? तो इसके लिए मैंने अगेन जो नित्य सेवनीय द्रव्य है, या जो आयुर्वेद ने भी एक्सेप्ट किया से हजारों सालों पहले, तो उसका रेफरेंस लेते हुए आपके सामने कुछ चीज रखा है। गाय का घी, गाय का दूध, सैंधव,
इंस्टेड ऑफ सॉल्ट हम लोग रॉक सॉल्ट पे चल सकते हैं या सेंधवा पे चल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ चिलीज, जो मिर्च मैंने आपको बताया कि जो इम्यून कंप्रेसर है या इम्यून सप्रेसर है, जिससे सेल डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, दैट इज ऑलरेडी क्लेम बाय चिलीज। तो हम इसको बदल सकते हैं इंडियन स्पाइसेस के जरिए। और मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये बता रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो क्लेम कि बेस्ट एंटीवायरल ड्रग जिसका आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है, बेस्ट एंटीवायरल ड्रग इज जिंजर, और दैट फॉल्स अंडर इंडियन स्पाइसेस। गेहूं या बार्ली, जौ जिसको हम बताते हैं यव, सो दैट कम्स एज ए हम मैदा के अलावा मैदा की जगह पे ये चीज़ों को ला सकते हैं। रेड राइस या ब्राउन राइस, अ वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड बहुत ही ज़्यादा वैल्यू जिसका है रेड राइस, तो ये हम अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं। जो 4 चीज़ अभी मैं नीचे बता रहा हूँ, मूंग, हनी, काउ मिल्क, काउ घी एंड जैगरी, ये सारी चीजें नित्य सेवनीय द्रव्य है। यस, नित्य सेवनीय माने कि जो हम हर रोज 365 डेज जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो द्रव्य में कहीं तेल नहीं है। तेल, ऑयल, जिसके बिना हम सोच नहीं सकते हमारा कुकिंग कैसे होगा, जो हर रोज लेने की चीज नहीं है। घी जो बोला गया है, जिसके बारे में आज से कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा क्लेम कहा गया था कोलेस्ट्रॉल का, जो आज के लेटेस्ट रिसर्च और यूएसए के जो फूड एंड ड्रग एडवाइजरी है, उनके जो रिसर्च आप गूगल में देख सकते हैं, और ये अभी लेटेस्टली ये क्लेम हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए एज सच हानिकारक नहीं है। हमारे ये जो 130 ट्रिलियन सेल है, ये 130 ट्रिलियन सेल का जो सेल कवरिंग है वो लिपिड है, वो कोलेस्ट्रॉल, वही कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमेशा गलत नहीं है, ये जरूरी है। और घी, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या बहुत ही बढ़िया चीज है। तेल हम 100% छोड़ सकते हैं, पर हमें घी लेना ही चाहिए। और हॉट वाटर के जरिए में अगेन हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि, हमारा डाइजेस्टिव फायर को बनाए रखने का जो बात है, वो हो सकता है गर्म पानी से। तो मेरे ये सारे जो कुछ भी मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, बताया है, जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे संस्था ने हमारे संस्था के मैनेजमेंट एंड जो टीम है, जो प्रिंसिपल है, वो सब का कहीं ना कहीं वो थिंकिंग था कि वो थिंकिंग रहा है कि हेल्दी सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट आए, वेल्दी सोसाइटी की जगह पे हेल्दी सोसाइटी, और इसी के जरिए हम स्वस्थ राजकोट या स्वस्थ सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ रहे। तो उसके अंदर आज जो वेबिनार और जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहेंगे कि ये सब हमारे जीवन में हम आज से ही प्रयोग में लाए। तो इसके साथ मैं अपना जो वक्तव्य है वो यहाँ पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू। Thank you, sir, for your valuable tips. And sir is explained beautifully about the how to maintain our immunity just with our routine life. So what should be done? तो बोल, इतने ही बोला कि जस्ट सकते हैं, जैसे नहीं बोला अब करो, अब करना है, दोनों बोला। I hope it will be very useful for our listeners. I would like to extend my gratitude to our listeners, and as well as I would like to extend my gratitude to our management, trustee, and experts, and also organizers team for this webinar. We will meet once again with one more interesting topic in the next webinar. Hope you enjoyed. Please subscribe to our YouTube. Thank you. Thank you all.